नमस्कार, आप देख रहे हैं एफ&ओ कॉलर शो। एक लाइव कॉलर शो है और वायदा बाजार से जुड़े तमाम मुद्दे शो में आप उठा सकते हैं। कोई भी सवाल पूछ सकते हैं बाजार के एक्सपर्ट से और जान सकते हैं कौन से ट्रेड्स आपके लिए बेहतर हैं, या फिर आपने ऑलरेडी अगर ट्रेड ले रखा हो तो क्या उसको होल्ड करना चाहिए या फिर उस पर से बाहर निकल आना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन फिलहाल मार्केट्स पे देखें तो हायर लेवल पे आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 10,040 का मौजूदा स्तर, और वो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल क्यूज आज फेवरेबल नहीं थे और भारतीय बाजार ऑलरेडी क्रेडिट पॉलिसी के बाद हम देख रहे हैं लगातार हायर लेवल्स पे स्लिप हो रहे हैं। आज भी आधे फीसदी के आसपास की गिरावट निफ्टी पे, सेंसेक्स पे देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म कर गया आज मेन इंडाइसेस को और ये 25,000 के लेवल के नीचे है, कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं 25,000 लेवल के नीचे। 24,000% ज्यादा तेज हुआ क्योंकि नतीजे काफी बेहतर थे। इसके अलावा फोर्टिस निचले स्लो से एक बाउंस बैक है। आज एफएमसीजी में पुल बैक है। गोदरेज कंज्यूमर्स और थोड़ी देर पहले कोलगेट के नतीजे आए, उसका इम्पैक्ट देखिए, 4% ज्यादा की तेजी कोलगेट में हो चुकी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी आईओसी के नतीजों का इंतजार है, थोड़ी देर में आएंगे। 4% की तेजी उससे पहले, और एचपीसीएल जिसके नतीजे कल हैं वहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक और ट्रेड जहां पर आज ट्रेडर्स का बायस पॉजिटिव था, लेकिन एफएनओ में गिरने वालों की सूची में प्रबल है रिलायंस कम्युनिकेशन, 6% से ज्यादा टूट चुका है। और मेटल और बैंकिंग, ये दोनों पॉकेट्स आज कमजोर हैं, जिसमें नाल्को 4% नीचे, साथ साथ सेल 3% नीचे, और बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हो रही है। चंदन तापड़िया साहब इसमें मेरे साथ मौजूद है। चंदन, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। एक दर्शक भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अपना सवाल पूछने के लिए, कृणाल जी मुंबई से। कृणाल जी नमस्कार। हेलो सर, मेरे पास अंबुजा सीमेंट 300 का कॉल ऑप्शन पड़ा है 45 पैसे में। अच्छा सर, 300 की बहुत बाहर की कॉल है सर। 30 पॉइंट चाहिए अंबुजा सीमेंट को यहाँ से 300 तक पहुंचने के लिए। ये ट्रेड बनाया कब था आपने? हेलो, हाँ कृणाल जी, आपने ये ट्रेड कब बनाया सर? हेलो, आपकी वॉल्यूम हमें क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है आपकी आवाज़। 300 की कॉल है, 45 पैसे में, बहुत बाहर का सौदा है। मैं आपको यही बोलूँगा कि थोड़ा नज़दीक का सौदा लीजिए, थोड़ा रिस्क, थोड़ा जोखिम आपको उठाना पड़ेगा। पर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्योंकि अंबुजा सीमेंट निचले स्लो से कुछ पुल बैक शो कर रहा है ना, आज ये 70 पैसे की हो चुकी है। मेरे साथ इसमें चंदन मौजूद है। चंदन बताएं, ये 300 की कॉल है इनके पास और 45 पैसे पे खरीदी थी, फिलहाल अगर कटी तो 60-70 के आसपास, पैसे के आसपास कटेगी। क्या इसको यहीं पर ही वाइंड ऑफ कर देना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको एग्जिट होना ही समझदारी रहेगी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी आउट ऑफ द मनी कॉल ले ली है। लगभग 10% आउट ऑफ द मनी कॉल इन्होंने ले ली है। और इमीडिएट बेसिस पे देखें 275 और 282 दो हर्डल है, तो धीरे धीरे चल के मेरे हिसाब से वहाँ पे जाके ये स्टॉक रुक जाएगा। जरूर इनका 40 पैसे एक बार ₹1 सवा रुपये हो सकता है, बट मेरे को नहीं लग रहा कि यदि 1-2 दिन कंसोलिडेट होकर भी स्टॉक चला तो इनका प्रीमियम कम होता हुआ नजर आएगा। तो इनको यदि तेजी करनी है तो 275-280 की कॉल में रहे, और मेरा मानना है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम इस काउंटर में बन सकता है। चलिए, अगर स्पॉट के हिसाब से आपके पास होता है ना सर, तो इसको होल्ड करने की सलाह रहती है। आपने कॉल बहुत बाहर की खरीदी हुई है, इसमें जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश कीजिएगा आप। मेरे साथ एक और व्यूअर जुड़ चुके हैं, कबीर जी नोएडा से। कबीर जी नमस्कार। हाँ जी कबीर जी, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, एक आईसीआईसीआई बैंक का लॉट लिया है 308 से। ओ, ये हायर लेवल्स की खरीद है सर। एक ही लॉट है ना सर आपके पास? जब लिया था तो कोई स्टॉप लॉस लगाया? नहीं सर, स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया था। मैं एक बार पूछ लूँ। 315-320 के आसपास का सोच था टारगेट आ जाएगा। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ सर चंदन की क्या एक्सपेक्टेशन है। चंदन बताएं, बैंकिंग ना क्रेडिट पॉलिसी के बाद थोड़ा स्लिप भी हो गया है कबीर जी, तो ये पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि कहाँ तक स्लिप करेगा आईसीआईसीआई बैंक। चंदन बताएं, आईसीआईसीआई बैंक पे लोअर लेवल्स पे क्या सपोर्ट जोन है जिसको ये लास्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और क्या पुल बैक इसको 308 के ऊपर ले जाएगा? जी देखिए, 295 का एक मल्टीपल सपोर्ट इस काउंटर में, और पिछले लगभग 4-5 वीक से इसी लेवल के आसपास इसमें बाइंग इंटरेस्ट हो रही है। इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट 295-96 के ऊपर दिया था और 314 तक रैली आई थी, बट आरबीआई पॉलिसी के बाद मोमेंटम होल्ड नहीं हुआ और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो इनको मेरी यही सलाह रहेगी कि 295 का स्टॉप लॉस लगाए, और यदि आपका एक काउंटर अब की बार 303-4 निकल जाता है तो जरूर वहाँ पे 310 आने की गुंजाइश है। एक और व्यूअर मेरे साथ जुड़ चुकी है, उनका सवाल भी बैंकिंग पे ही है। कमल जी कर्नाटक से इस समय मौजूद हैं। कमल जी नमस्कार, स्वागत है सर, सवाल पूछिए। हाँ सर नमस्कार। हाँ जी, मेरे पास डीसीबी बैंक का 210 का कॉल ऑप्शन है, अगस्त एक्सपायरिंग। अच्छा, खरीदा कब था ये बता दीजिए, फिर तो पता ही लग जाएगा कि आपने क्रेडिट पॉलिसी से पहले बनाई होगी पोजीशन। 210 की आज खरीदी है या फिर कल? नहीं, कल कर दे सर। क्रेडिट पॉलिसी से पहले खरीदी ना? हाँ, तो कितने की खरीद है सर? 210 का कॉल है, ₹5 में। ₹5 में फिलहाल ये ₹2 के 270 के आसपास बिक रही है। बताएं चंदन, ये हायर लेवल्स पे स्लिप हो गई है कॉल, अब 210 की कॉल, ₹5 पे खरीदी, ₹2.70 मौजूदा रेट। क्या करें डीसीबी बैंक इस कॉल पे?
जी देखिए रजत, डीसीबी बैंक में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट जब भी ये 193 94 के आसपास आता है यहाँ पे बाइंग आ जाती है और ऊपर में 203 4 के ऊपर ये स्टॉक जा नहीं रहा, तो ये रेंज बाउंड मूव कंटिन्यू रहेगा। मेरा मानना है कि वापस ये नीचे में 193 94 का सपोर्ट होल्ड करेगा, और स्टॉक जब रेंज बाउंड रहता है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन में खरीदारी की सलाह नहीं रहती है। उनमें यही है कि जब डिप पे आसपास आए तो आप डिलीवरी में या फ्यूचर में ले, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको स्टॉक में मोमेंटम चाहिए और वो मोमेंटम इस काउंटर में नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए मोमेंटम चाहिए, वो मोमेंटम है नहीं, अभी एग्जिट करने की सलाह होगी सर, नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर लोअर लेवल्स पे स्पॉट में खरीदारी करनी हो तो डीसीबी बैंक का क्वेश्चन, कोई सपोर्ट जोन बता दें चंदन। जी हाँ, जैसा कि हमने डिस्कस किया 193 इसका एक मल्टीपल सपोर्ट है। यदि किसी के पास फ्यूचर में पोजीशन है और या किसी को पोजीशन लेनी है तो 193 के स्टॉप लॉस के साथ रखें, बट ध्यान में रखें ऊपर में 203 204 के ऊपर भी इस काउंटर में एक बार रैली नहीं बनेगी। अच्छा ठीक है। नितेश जी से मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं इलाहाबाद से। नितेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, सवाल बताएं। सर मेरे पास हिंडाल्को का 210 का पुट है, 5 रुपए पे मैंने लिया था 31 अगस्त को। अच्छा सर, ये बनाया कब था? क्योंकि 3 रुपए है ये हिंडाल्को के, आज गिरने के बावजूद ये इतना चला नहीं। आपने 210 की पुट कितने पे, 45 पैसे पे खरीदी है क्या? 5 रुपए में? 5 रुपए में ना? 5 रुपए। हाँ तो 5 रुपए। हाँ ठीक है, 5 रुपए में खरीदी। मैं पूछ लूँ चंदन से। चंदन बताएं, 210 की पुट इन्होंने खरीद रखी है 5 रुपए में, होल्ड करना चाहिए क्या? नुकसान अभी भी देखने को मिल रहा है इसमें। जी मेरे हिसाब से कोई भी डिक्लाइन आता है तो इस पुट से आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि बाजार में जरूर ऊपर के लेवल से थोड़ी गिरावट है, बट मेटल स्टॉक्स में ट्रेंड अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है, मेजर ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए स्टॉक अपने लगभग 6-7 साल के हाई लेवल पे चल रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, और जब भी थोड़ा सा डिक्लाइन या कंसोलिडेशन होता है नई बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे इमर्ज हो जाता है। तो मेरा मानना है कि ये काउंटर 215-16 का सपोर्ट होल्ड करेगा और वापस शायद 230-232 तक का लेवल निकल जाए। तो कोई भी डिप मिलती है थोड़े बहुत नुकसान में भी आप इस पुट की पोजीशन से निकले, वही बेहतर है। चलिए पुष्कर जी से बात करते हैं, दिल्ली से लाइन पे हैं। पुष्कर जी नमस्कार। सर हाँ जी बताएं सर, ट्रेड बताएं अपना। सर एक्सिस बैंक फ्यूचर प्लस करा था कल पॉलिसी के टाइम, और ठीक है ये 522 की खरीद है, ये 509 510 के जोन्स पे पहुंच चुके हैं। आज के सत्र में हाई लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग है। सर आपने हेजिंग करके कुछ वो हो जाए सर, ये ट्रेडिंग वैसे ना, चलिए ठीक है मैं एक बार पूछ लूँ, क्योंकि पॉलिसी के बाद एक्सपेक्टेशन थी 25 बेसिस पॉइंट्स कट हुआ तो फिर स्लिप होगा मार्केट, ऐसा जी बिजनेस पे बोल चला है। मैं एक बार पूछ लूँ चंदन से। चंदन बताएं, ये 25 बेसिस पॉइंट्स का फैक्टर इन था ऑलरेडी कि कट हुआ तो बाजार हाई लेवल्स पे स्लिप हो सकता है, लेकिन एक्सिस बैंक पे आप जो खरीदे ना वो है 522 की। इनको अपना सौदा संभालना है, क्या कुछ रणनीति अपनाए कि ये सौदा संभल जाए किसी तरीके से? बाउंस बैक भी मिला ना तो निकल जाएंगे सौदे से। जी रजत, आपने बिल्कुल सही कहा। बाजार में मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट और द पार्टिसिपेशंस थे, उनका ये एक्सपेक्टेशन था कि 25 बिप्स रेट कट होना चाहिए, और बाजार ने वही किया, तो कोई मेजर सरप्राइज नहीं मिला। और अब बाजार में कोई नेक्स्ट ट्रिगर नहीं है, इसकी वजह से 2 दिनों से ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। हालांकि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन आ सकती है, क्योंकि आप देखें पहली बार यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, थोड़े से डाइवर्जेंस भी देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से 9,950 तक के लेवल शायद निफ्टी में वापस टेस्ट हो, उसके बाद ही वापस कोई एक नया डायरेक्शन बनेगा। और ऊपर में जब तक 10 से 120 के ऊपर अब एक डिसाइसिव मूव नहीं देता, तब तक अग्रेसिव ट्रेड लेने की कोई सलाह नहीं रहेगी। आप जहां तक एक्सिस बैंक की बात करते हैं, इस स्टॉक ने ऊपर के लेवल से काफी ज्यादा एक करेक्शन दिखा है, और यूजुअली काउंटर है वो एक रेंज में रहता है। कुछ लास्ट सीरीज में इसने लगभग 520-25 के लेवल को निकालने के बाद में 540-45 तक का कवरिंग दी थी, बट वापस उसी लेवल के आसपास आ चुका है। तो इनको ये सलाह रहेगी कि काउंटर में या तो आप 505 के स्टॉप लॉस रखें और या ऊपर की कॉल राइटिंग कर दे ताकि आपकी कॉस्टिंग कम हो जाए, क्योंकि इसका बिहेवियर है वो रेंज बाउंड है, ऊपर के लेवल से गिरा है बट वापस अपनी रेंज में फंसता हुआ नजर आएगा। तो 505 का स्टॉप लॉस और साथ में 520 की कॉल राइटिंग की इनको सलाह रहेगी। 520 की कॉल राइटिंग मतलब आप बोल रहे हैं 520 या फिर 530 के जोन्स की अगर कॉल बेच दें तो फायदा होगा? मार्जिन तो हैवी लग जाएगा सर, लेकिन अगर ये आप कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं है ना कि एक्सिस बैंक एकदम से चल पड़ेगा अगर ऊपर की कॉलम बेच भी दी तो? जी नहीं रजत, देखिए रेंज बाउंड काउंटर है, और इनफेक्ट हम यहाँ पे रेशियो स्प्रेड भी लोगों को करवा रहे हैं कि आप एक कॉल ले ले और सामने 2 कॉल बेचे, क्योंकि इसका दायरा है वो सीमित रहेगा, ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा, वापस बाउंस बैक में स्टॉक अटकता हुआ नजर आएगा। मेरे साथ एक और व्यूअर जुड़ चुके हैं, रामचंद्र जी भुवनेश्वर से। रामचंद्र जी नमस्कार, स्वागत है सर, पूछिए सवाल। जी नमस्कार जी। थैंक यू जी, धन्यवाद सर जी। जी बताइए, सवाल बताइए अपना। जी मेरा मारुति का 7800 का कॉल 2 लॉट है सर जी, 170 पे।
7,800 का 170 पे 110 हो गए। कब से आप होल्ड कर रहे हैं इसको? 3 दिन हो गया सर जी। ठीक है। इनफैक्ट मैं चंदन से पूछूं, चंदन बताएं, ये 110 पे पहुंच गई है जो कॉल जिसकी बात कर रहे हैं, 7800 की कॉल है पोर्टफोलियो में, 170 की खरीद है, क्या करना चाहिए? यहीं एग्जिट करें? कोई बाउंस आ गया तो बेहतर, क्योंकि उसके बाद एक पोजीशन जो बनी है ना 40 पॉइंट और दे जाएगी। क्या हो सकता है, संभव है बाउंस बैक मारुति सुजुकी में? रजत, ओवरऑल मारुति में हमारा व्यू पॉजिटिव है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएट पॉजिटिव मूवमेंट आ जाए, थोड़ा कंसोलिडेट होगा, उसके बाद नई रैली स्टार्ट हुई। देखें 75, 80, 7600 का ब्रेकआउट देने के बाद में इस स्टॉक ने लगभग 78, 66 तक के हाई मारे। अब मेरा मानना है कि वापस एक सपोर्ट को टेस्ट करेगा, यहाँ से हो सकता है 50-60 पॉइंट की और डिक्लाइन आए, उसके बाद ही यहाँ पे स्टेबिलिटी बनेगी। बट यदि डिक्लाइन आके कंसोलिडेट होता है तो इनके ऑप्शन का प्रीमियम घटता हुआ नजर आएगा। बट यदि फ्यूचर की पोजीशन है तो मैं यहाँ पे श्योरली होल्ड करने की सलाह रखूंगा। उस कंडीशन में 75, 80 का स्टॉप लॉस रहेगा, 8000 तक के टारगेट रहेंगे। ऑप्शंस के लिए या तो स्प्रेड बना ले और या फिर इन जो सपोर्ट बताए उस सपोर्ट को आप होल्ड करें, वो निकलता है तभी जाके एग्जिट के, अदरवाइज थोड़ी सी होप यहाँ पे बन रही है कि यदि बाजार रिकवर होता है तो इस काउंटर में रिकवरी फास्ट होगी। बात कर रहा था सुजलॉन की, 30,000 का लॉट साइज है, हैवी लॉट साइज, और ऊपरी स्तरों पे स्लाइड कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। और आज एक जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है, उसी को जानने के लिए केतन के पास चलते हैं, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। केतन बताएं, सुजलॉन पे हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है और ये वडोदरा प्लांट के ऊपर हड़ताल की खबर निकल आई है, ये क्यों कर्मचारी हड़ताल पे गए? देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि 1 अगस्त से सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने अपने वडोदरा का प्लांट है वो बंद कर दिया और जितने भी 100 से अधिक कर्मचारी थे उनको दमन प्लांट में शिफ्ट कर दिया, लेकिन कर्मचारियों ने उनका विरोध बताया और कर्मचारी यूनियन लीडर का हमें फ़ोन आया कि देखिए इस तरह से दमन भेजकर कंपनी वहाँ से हमें छुट्टी कर देती है और यहाँ पर जितने भी ऑर्डर थे वो चाइना कंपनी को दे दिए और अभी कंपनी है वो काफ़ी फाइनेंशियल क्रंच में है। और यूनियन लीडर का ये आरोप है कि लगातार घटते ऑर्डर के चलते कंपनी अपने प्लांट है वो धीरे धीरे बंद करना चाहती है। उसमें एक वडोदरा का भी प्लांट है, लेकिन ये कर्मचारियों ने लेबर यूनियन में जाने की भी धमकी दी है और 9 तारीख को लेबर कमिश्नर के साथ उनकी मीटिंग भी है। तो हम कह सकते हैं कि 1 तारीख से कंपनी ने वहां पर अपना पूरा ऑपरेशन बंद कर दिया है और धीरे धीरे अपनी मशीनरी दूसरे प्लांट पर शिफ्ट कर रहे हैं। देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। बहुत शुक्रिया। सुजलॉन पे एक आज आर्बिट्रेशन की खबर है, केस भी हारी है कंपनी इंडोविंड एनर्जी से, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सीधा लोकसभा का रुख करते हैं जहां पर वित्त मंत्री बैंकिंग रेगुलेशन बिल पर बोल रहे हैं। वो पीरियड था 2003 से लेकर 2008-9 तक, जब तक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हुआ, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बूम पीरियड था, उसका एक असर भारत में भी था और उद्योग कुल मिलाकर अच्छे चल रहे थे। दोष देना हो तो एक स्वभाव होता है कि एक सरकार में है तो पुरानी सरकार को दे दें। उस वक्त जब उद्योग अच्छे चल रहे थे और बहुत प्रश्न पूछे गए कि ये एनपीए कैसे बने, मुझे लगता है कि इसकी इनमें से अधिकतर की वास्तविकता हम लोग समझ लें। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें ये एनपीए सबसे ज्यादा बने? सबसे ज्यादा बने, सबसे पहला सेक्टर है स्टील का। स्वाभाविक है कि सरकार को भी लगता था, उद्योग को भी उस वक्त लगता था कि स्टील में एक्सपेंशन होना चाहिए और किसी भी देश के निर्माण के लिए स्टील की प्रोडक्शन अपनी होनी चाहिए, और हमारे देश में हुआ भी। सरकारी कंपनियां भी थी, निजी क्षेत्र की कंपनियां भी आई, और स्टील सेक्टर के पीछे जो स्ट्रेस का मूल कारण था कि चाइना में बहुत बड़ी सरप्लस कैपेसिटी बन गई और चाइना की उस सरप्लस कैपेसिटी की वजह से चाइना से सस्ता स्टील केवल हिंदुस्तान में ही नहीं आया, यूरोप में भी गया, अमेरिका में भी गया। ब्रिटेन की कंपनियां, जिनमें से भारतीय कंपनी टाटा ने जिनको अक्वायर किया था, उनकी इंडस्ट्रियल सिकनेस के पीछे यही कारण था और ये पूरे विश्व की स्टील कंपनियों को अन्य देशों में प्रभावित करने लग पड़ा। तो हमारा स्टील सेक्टर एक प्रकार से स्ट्रेस्ड हो गया और कोई भी अकाउंट जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग कहते हैं, बैंक से ऋण लेना अपने आप में बुरा नहीं है। उस ऋण को निभाते रहना, उस पे ब्याज देते रहना, उसको सर्विस करते रहना, यह किसी भी उद्योग के लिए आवश्यक होता है। लेकिन जब आप 90 दिन के लिए उस ऋण को वापस, उसकी किस्त भी नहीं दे पाते ब्याज की,
तो वो जो परफॉर्मिंग एसेट होता है, परफॉर्मिंग एसेट वो होता है विच इज एबल टू सर्विस इट्स डेट। जो सर्विस नहीं कर पाता अपने डेट को, वो नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर हो जाता है और उसके अपने बैंकिंग व्यवस्था में एक परिणाम होते हैं। तो स्टील सेक्टर में तकलीफ आई, अलग अलग देशों ने उसको अपने हिसाब से निपटा। हमने भी थोड़ा सा कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, फिर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस हम लोगों ने तय किया, जिससे थोड़ा सा अब स्टील सेक्टर के अंदर थोड़ा स्ट्रेस कम अपने आप में होने लग पड़ा। और अधिकतर हमारी स्टील मिल्स कुछ छोड़ के, और इसमें सबसे अधिक अगर हम देखेंगे कि सबसे अधिक ऋण किन कंपनियों का है, तो उसमें स्टील सेक्टर की कंपनियां इसमें सबसे आगे हैं सेक्टर में। और इसका यह अर्थ नहीं कि यह पैसा कभी रिकवर नहीं हो सकता, ये नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है जब वो सेक्टर परफॉर्म करने लग पड़ता है और सर्विस कर सकते हैं अपने डेट को, तो वो परफॉर्मिंग डेट बन जाता है। पावर के क्षेत्र में दो प्रकार की चुनौतियां थी। एक चुनौती थी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स, और ये राज्य सरकारों के लिए एक लेसन था कि आपको बिजली एक दर के ऊपर उपलब्ध हो रही है और आप उसको बेच रहे हैं सस्ते दर पे औसतन। और इसलिए जिन राज्यों ने ये व्यवस्था बनाई, उनकी स्टेट डिस्कॉम्स भी काफी बड़ी नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट होल्डर्स बन गई। निजी क्षेत्र की जो कंपनियां थी, उनको लगता था कि भारत का औद्योगिकरण बढ़ेगा, इसलिए थर्मल पावर के लिए कोयले की खानें दी गई, कोई हाइडल सेक्टर की कंपनियां आई। और आज पहली बार जब हम देश में आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले करते थे, वी आर पावर शॉर्ट। चलिए, तो सबसे ज्यादा एनपीए स्टील सेक्टर में, और दूसरी दिक्कत की बात है पावर सेक्टर में। मजबूत बैंकिंग सेक्टर की जरूरत है इस समय अर्थव्यवस्था को। लेकिन मार्केट्स पे आप देखिए 10,041 के लेवल पे कामकाज हो रहा है, और एक स्टॉक फोकस में वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब तक के उच्चतम स्तर पे बहुत स्ट्रांग मूव, और अब रियली स्टॉक में तेजी पकड़ी है। बाजार को संभालने में कामयाब हुआ है ये स्टॉक, दिन के उच्चतम स्तर पे, अब तक के उच्चतम स्तर पे। एक ट्रेड आपको बताते हैं आज का सौदा जो एक्टिव हो सकता है। चंदन बताएं कौन से स्टॉक पे नजर रखें। जी हाँ, देखिए यहाँ पे हेवेल्स एक रेडार पे रहेगा। स्टॉक ने एक शानदार सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ओवरऑल यहाँ पे लॉन्ग का बिल्टअप है, शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे देखने को मिली है, और पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक ने सपोर्ट से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और वीकली और मंथली चार्ट में भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो 470 इकोतर के स्टॉप लॉस से 500 रुपए तक के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह रहेगी। चलिए, 500 का टारगेट है, 470 का एक स्टॉप लॉस। हेवेल्स पे नजर रखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए।